ये दिक्कतें हो रही हैं। जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। फाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीच में हम बात नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इट मींस द कॉम्प्लेक्सिटी। इफ यू सी इट, how you are going to calculate the complexity of this k-means algorithm, it is big of pkn. n क्या है आपका? number of objects. k है कितने iterations हम ले रहे हैं, sorry, k is number of k means k is the groups predefined and here t is the iterations. Okay, so it terminates at local optimum. मतलब आप जितने इसमें बताएंगे कि हमें सब कितने iterations जाने हैं, इसलिए वहां पे ये टर्मिनेट कर जाएगी। So global optimum can be found with the help of deterministic algorithms like annealing and genetic algorithms. वो आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। वीकनेस अगर हम देखें तो इस एल्गोरिथम में हमें हमेशा मीन निकालना रहता है। तो मीन आप न्यूमेरिकल डेटा का तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट द कैटेगोरिकल डेटा? तो कैटेगोरिकल डेटा के लिए ये बहुत ही एफिशिएंट नहीं है। इट नीड्स टू स्पेसिफाई के। सबसे पहले आपको पहले ही बताना पड़ता है हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए। आपको कैसे पता कि जो ग्रुप्स हैं, जो भी आप डेटा ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि 2 ग्रुप अच्छे रहेंगे या 3 ग्रुप विल बी बेटर? सो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। इट इज अनेबल टू हैंडल नॉइजी डेटा एंड आउटलायर्स बिकॉज वो भी अपने आप को किसी न किसी ग्रुप में शिफ्ट कर लेते हैं। ये मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। तो अब हम आते हैं मेन चीजों पे। इसके बाद हमारे पास ये है वेरिएंट्स ऑफ के मीन्स, और ये है आपके वी कैन इनिशियली select the clusters, dissimilarity calculations, and there are various strategies to calculate cluster means. तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, so in the next we are going to share a new one, that is k metoid. Okay, now fine. K metoid is visible. Slide is visible, please. अभी तो नहीं दिख रही। Okay. प्रॉब्लम्स नहीं आती है। What is the condition right now? सर स्लाइड दिख रही है, a categorization of major clustering methods. Okay, मूव कर रही है स्लाइड। The slide moving? Yes सर, ओपन है अभी। ओपन है, मूव कर रही है या नहीं कर रही है? नो सर। ये कल की प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। हेलो, wait. हमें Sharing it once more. Hold on just for a second. What is the condition right now?
स्लाइड दिख रही है सर, वही वाली कैटेगराइजेशन ऑफ मेजर क्लस्टरिंग मेथड्स वाली। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके फाइन। अब ये बताइए, अब मूव कर रही है? नो सर। नॉट मूविंग? ये सर मिनिमाइज हो गई सर। मिनिमाइज हो गई? ठीक है सर, दिख रहा है लेकिन। यहाँ पे आपको दिख तो रहा है लेकिन स्लाइड मूव नहीं कर रही है। अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो स्लाइड नॉट मूविंग ना। ये प्रॉब्लम कल ही अचानक से आ गई थी जूम पे, और दोबारा शेयर करने पे भी दिक्कत हो रही है इसमें। बताइए कंडीशन क्या है बेटा? आई थिंक इट इज फाइन नाउ। यस सर, Yes, नाउ इट sir. इज मूविंग। Yes, ओके sir. फाइन। तो वी आर गोइंग टू सी पार्टीशनिंग। अब देखिए, हम इसको बहुत इजी वे में आपको समझा देते हैं विदाउट गोइंग इन फॉर्मेलिटी। अभी तक की जो प्रॉब्लम हमारी थी, अभी तक हमने के मींस क्लस्टरिंग पढ़ा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं के मिडॉइड क्या है। हमारी पहली प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो के मींस में हमें एक पर्सन को, एक पर्सन कहें, एक ऑब्जेक्ट कहें, रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट इटरेशन करते थे तो जो हम आपका ये सेंट्रॉइड बनाते थे, आप ये गौर करिए वो सेंट्रॉइड वर्चुअल होता था। अभी आप अपना पुराने दोनों एग्जांपल ले लीजिए, तो जो आपका सेंट्रॉइड होता था एक्चुअली वो डेटा ऑब्जेक्ट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटा सेट में। ऐसा था या नहीं था? क्योंकि आप मीन ले लेते थे, और मीन लेने के बाद से वो मीन वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आपके हो, यानी उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर विल बी एनी डेटा ऑब्जेक्ट। इस प्रॉब्लम से हमारे पास जो आ रही थी, इसमें आउटलायर्स या यूं कहिए कि एक तरफ जो अगर कोई चीज ज्यादा है तो वहां पे ये डेविएटिंग कर रहा था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आती है उसका नाम है के मीडियोइड। व्हाट इज मीडियोइड ओवर हियर? इफ यू सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये भी पार्टीशनिंग अराउंड मीडियोइड है, दैट इज के मीडियोइड इज ए पार्टीशनिंग एल्गोरिथम दैट इज बेस्ड ऑन सेंट्रल ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या करते थे कि हम आप में से सभी लोग को ले लेते थे, मान लीजिए 3 ग्रुप बनाने हैं, ट्रायंगल फॉर्म में 3 रैंडम लोगों को सेलेक्ट किया, बाकी लोगों को वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट की, उनके साथ उनको एक एक ग्रुप में बता दिया कि ये मेरा आपका फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज माय व्हाट क्लस्टर। नेक्स्ट टाइम आप उनके बीच का मीन निकालते थे, लेकिन मीन जो है एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होता था जो उसमें एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए उन तीनों दोस्तों को मैंने एक अलग अलग कर दिया और उन तीनों को एक में ही होना चाहिए था। इस चीज की श्योरिटी कैसे करें? यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका सेंट्रॉइड था, हो सकता है वो सेंट्रॉइड एक्चुअली में जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंट्रॉइड रहे ही नहीं, उससे बेटर एक पर्सन है उसी ग्रुप में जो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है या सेंट्रॉइड बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे ये एल्गोरिथम काम करती है। तो आप इसमें क्या करते हैं, आर्बिट्ररी यू चूज के ऑब्जेक्ट्स इन डेटा सेट डी एंड इनिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट सी। ये काम हम के मींस में भी कर रहे थे, जितने क्लस्टर्स या जितने ग्रुप्स बनाने हैं उतने ही रैंडम पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करें। दूसरा काम भी सेम है, रिपीट ईच रिमेनिंग ऑब्जेक्ट टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट। ये काम आप के मींस में भी करते थे। चेंज कहाँ आ रहा है ये देखिए, अब हम ग्रुप में मीन नहीं ले रहे हैं, हम ग्रुप में मीन लेने की जगह क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। ये नो नो लिखा है, इट इज नॉन, वी आर रैंडमली सेलेक्टिंग अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट को रैंडम। अब हम सभी को मौका देंगे कि देखिए वो उस ग्रुप का क्लस्टर हेड बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट पहले से रिप्रेजेंटेटिव है और जो हमारा ऑब्जेक्ट नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम को रैंडम कह रहे हैं, उनको अगर हम स्वैप करें
ठीक है, स्वैप क्यों करेंगे? अगर ओ रैंडम हमारा एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है तो हम उसको स्वैप कर देंगे इससे ओ रिप्रेजेंटेटिव से, यानी अब वो हेड नहीं रह गया। तो इसके लिए जो आपका पैरामीटर डिफाइन किया गया है वो है s, where s is the cost of swapping the representative object oj with o random। ये आप स्वैप करेंगे कब? इसके लिए कंडीशन ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो निगेटिव आना चाहिए। So if s is less than 0 then swap oj with o random। मतलब मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर को कहा था कि ये क्लस्टर का हेड है और मैंने बाद में देखा कि उससे एक 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 रैंडम पर्सन को लिया, उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया पहले और दूसरे वाले में, और बाद में हमने पाया कि बाद वाला ज्यादा बेटर है ना, दैट्स व्हाई वी विल स्वैप इट। और अब आपका जो नया क्लस्टर का हेड है वो नया आदमी बन जाएगा जिसको भी हमने को रैंडम कहा है। ये काम आप कब तक करते जाएंगे? जब तक कि यहाँ चेंज नहीं होगा। अब इसके फायदे की बात करते हैं। हाउ इट इज हेल्पफुल? इट इज हेल्पफुल इन द वे दैट in the previous you were taking mean of that object, because actually the mean that comes out it was not an object in that group। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नया रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली आपका क्या है, उस ग्रुप को बिलोंग करता है। So this was the basic concept behind K method। Here in this slide it has been calculated what is the cost of swapping। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग आएगी, आप कितने पॉइंट्स को देखते हैं जो पहले से उस क्लस्टर में बिलोंग कर रहा था, जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव था और रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया। इसमें आपका केवल वेरिएशन देखना है कि हाउ इट इज वेरिएटिंग फ्रॉम द प्रीवियस। सो दिस एंड्स अप दिस के मिडॉइड। एनी कंफ्यूजन इन के मिडॉइड? थोड़ा टाइम हमारा कम हो गया इसलिए हम हरी अप करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देयर। इसमें एक चीज बेटा हिडन है, वो 4 पॉइंट्स होते हैं हाउ टू डिसाइड कि अब वो स्वैप होगा या नहीं होगा। वो आपके एल्गोरिथम को बहुत डिटेल में जाएंगे, सबका पार्ट है, अभी टाइम नहीं है इसलिए। तो शैल आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक? प्लीज सजेस्ट मी, शैल आई कंटिन्यू और एनी कंफ्यूजन? Please respond. Shall I move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Fine, thank you. Now I'm going to share the next one, and that is very interesting. It's based on new concept, so you will find it interesting. Let me show this. अब ये शेयरिंग भी दिक्कत कर रही है। बताइए, अब स्लाइड ही नहीं दिखा रहा है, हम शेयर उठा ही नहीं पा रहे हैं यहाँ से। डेस्कटॉप से उठाते हैं। ओके, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी। अब बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Is everything fine? We are seeing hierarchical clustering over there. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक दोनों सिमिलर चीजें थी, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है। तो
टाइम कम है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। अब हम जो क्लस्टरिंग करने जा रहे हैं वो बेस्ड होगा किस पे? हायरार्किकल क्लस्टरिंग पे। हायरार्किकल मींस देयर विल बी अ हायरार्की काइंड ऑफ थिंग। अब देखिए इसमें क्या पहले प्रॉब्लम थी कि हमें पहले से ये बताना पड़ता था कि हमें कितने ग्रुप्स चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इनिशियली यू कांट एज्यूम कि आपस में अगर सिमिलरिटी बेसिस पे देखें तो 3 ग्रुप अच्छे रहेंगे, 4 ग्रुप अच्छे रहेंगे, 2 ग्रुप अच्छे रहेंगे, इट इज अ टिपिकल टास्क। सो हियर डिस्टेंस मैट्रिक्स इज यूज्ड as clustering criteria. The method does not require the number of clusters k as input. ये इसकी खासियत है, आपको इनिशियली इसमें k नहीं देना पड़ेगा, बट यू नीड टू डिफाइन द टर्मिनेशन कंडीशन कि अब ये टर्मिनेट कर जाए। तो देखते हैं पहले दोनों का बेसिक कंसेप्ट। यहाँ जब आप देखेंगे you will see that you have two things. The one approach is known as agglomerative, इसकी एल्गोरिथम एजेंस है, और एक है डिविसिव, दैट इज डायना। एक ही फिगर से आप दोनों चीजों को जरा ध्यान से समझिए। Initially हमारे पास A, B, C, D, E, there were 5 points, okay, at step 0. After doing iteration 1, I found that A and B are similar to each other and they have been grouped together. इस वक्त हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म हो गया है AB, दूसरे ग्रुप में पड़ा है C, तीसरे में D, चौथे में E। इस लेवल पे हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? ओके, स्टेप 2 में we observed that after the next iteration AB was in one group, okay, it was observed in the previous step, and now CDE, sorry, ये इसके अगला स्टेप है। स्टेप 2 में हम देखें तो D and E are formed together, they were similar, so they were grouped in one group. Now we have 3 groups, AB with one group, DE with other group, and C with other group. Later on in step 3 I found that C is similar to D and E, so CDE formed a new group. And lastly, I found that after much more iterations, A, B, C, D, E were found that they all are similar, so they have been grouped in one. This kind of thing is known as agglomerative, और आप इसे aggregation kind of thing से associate कर सकते हैं। इसी का just reverse होता है, that is divisive. Algorithm is Diana. Step 0 में आप ये मानते हैं कि we have a single group and all the elements are there, like A, B, C, D, E, all are together. Later on, you find that okay, in A, B, C, D, E, C, D, E are similar to each other, so you have removed them C, D, E, and again you found that D, E are similar to each other, तो आपने C, D, E में से D, E को हटा दिया, तो अब बचा आपके पास C, D, E, और यहाँ जो आपके पास A, B था, you have later on found that A, B are similar to each other. तो यहाँ पे डिवीजन kind of thing करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं agglomerative and divisive. कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपका? Any question here? So I'm moving. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे ग्रुप्स बने कितने हैं? Am I audible or not? Please respond. Yes, sir. Audible. देखिए जितनी सारी चीजें हैं आपको यही से समझ में आ जाएंगे इस फिगर से। इस फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, इसकी पूरी अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे टॉप पे इनिशियली हमारा सब कुछ एक है, वो इनिशियली जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगेन फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, ये ब्लॉक आपका आ गया, इसको जरा हम एनोटेट कर दें, ये चीज आ जाती है, और अगले बाद में आपका आ जाता है दिस वन, दिस थिंग कम्स देयर। इसकी ठीक बात अगर आप देखें, दिस वन कम्स देयर, एंड नेक्स्ट टाइम में अगर आप देखें ओपन हो गई है। In the next part you will see that again it is being divided in 2 parts, and again the left hand side is being divided into 2 parts, and again the left hand side thing has been divided into 2 parts. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने क्लस्टर हमारे बने हैं? प्रॉब्लम ये है। So you have to decompose data objects into several levels of partitioning. यहाँ आपके लेवल्स हैं, जिस लेवल पे आप इस डेंडोग्राम को कट कर देंगे तो जितने आपको वहां पे ब्रांचेस दिखेंगी वो इतने ही आपके क्लस्टर्स बनेंगे। So clustering of data objects is obtained by cutting the dendrogram at the desired level, then each connected component forms a cluster. अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बताया जाए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं, हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये इंपोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया,
मैंने लेवल 1 छोड़ के लेवल 2 पे कट किया तो मुझे कितने क्लस्टर्स दिखेंगे, कितने क्लस्टर्स मिलेंगे? If I cut the dendrogram at level 2, how many clusters will be there? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आंसर करिए बेटा। यही आपका इस पूरे हायरार्किकल डिविजन का कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको यहाँ से कट किया, and cutting it at level 2, how many clusters will be observed? 3. Very nice, 3। यहाँ से कट कर देंगे तो ये पूरा एक ग्रुप में हो जाएगा, और इस लेवल से आप कट करेंगे तो ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बहुत अच्छी बात है, आपको इस चीज को समझ गए। तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो इसको देखते हैं, वीकनेस ऑफ एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग मेथड। It does not scale well. Its time complexity is at least order of n square. ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। It can never undo what was done previously. This is also the demerit. Now we are going to see the various important things that comes under this algorithm, and I am going to show you one example of CURE. So integration of hierarchical with distance-based clustering. CURE was developed in 1998. It selects well-scattered points from the cluster, then brings them towards the center of the cluster by a specified fraction. How it works, and then you will see the chameleon. ये याद रखिएगा, chameleon सबसे important है। chameleon maximum of the times papers में आता है। अब देखते हैं CURE क्या कर रहा है। CURE का फॉर्मूला अगर इलस्ट्रेशन देखें तो CURE is clustering using representative। आप पहले एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, अगर वो सिमिलर है they will be grouped. So CURE goes a step beyond bridge, which आपको नहीं बढ़ाया जा रहा है, by not favoring clusters with spherical shapes। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि इसमें spherical हो, यानी सब बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। Thus being able to discover clusters with arbitrary shapes also. It is robust with respect to outliers. If you use multiple representative points to evaluate the distance between clusters, it adjusts well to arbitrary shaped clusters and avoids single link effect. How it does? See here. इस तरीके से इसमें क्लस्टरिंग होते जाती है। आप किसी भी एक पॉइंट को, यू कंसीडर ओनली वन पॉइंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लस्टर, एंड बाकी जितने भी हैं उसके अराउंड वो श्रिंक होते चले जाएंगे। तो इट इज गुड ओनली फॉर कॉन्वेक्स सेट, सिमिलर साइज एंड डेंसिटी, एंड इट कैन रीजनेबली बी एस्टिमेटेड। सो दैट इज कमिंग अंडर CURE। तो ये आपकी एक CURE की एल्गोरिथम है। आपके पास एक सैंपल स्पेस S होता है जो कंसिस्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स को। आप पार्टीशन कर देंगे P में विद साइज S/P, जिसमें आपको पार्टीशंस चाहिए। आप एस्टिमेट करते हैं आउटलायर्स को बाय रैंडम सैंपलिंग। इट इज अ क्लस्टर ग्रो, सो इट गोज टू स्लो। टू स्लो का मतलब क्या है? अगर कोई एक क्लस्टर अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहा है, उसमें डेटा ऑब्जेक्ट्स बहुत ही कम है, रेयरली है, वो इंडिकेट करेगा कि वो आउटलायर्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई it is needs to be eliminated. Cluster the partial clusters, अब जो आपके आपस में छोटे-छोटे क्लस्टर्स बने हैं, अगर वो आपके सिमिलर हैं तो उनको क्लस्टर कर दीजिए। इसमें representative points fall in each new cluster are shrink। अब जो भी एक नए क्लस्टर के पास आएंगे वो श्रिंक होंगे और उसमें क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। So they will be moved toward the cluster center by user specified shrinking factor. These objects they represent the shape of newly formed cluster। यानी आपने दो क्लस्टर लिए, they were similar to each other, they will be shrinking and they will form a new cluster which will not be spherical in shape। तो इस तरीके से आप जरा फिगर को देख लीजिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप देखिए आपके पास CURE का एक फिगर है, बहुत सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स थे। इनिशियली इनमें क्या हुआ, ध्यान दे रहे हैं? तो ये वॉइस क्लियर है कि नहीं सभी को? इसको समझ लेते हैं। My voice is clear? Just a check. जी सर, क्लियर है। Yes, sir. अब देखिए ये बहुत दूर है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये बहुत दूर पॉइंट है, एक क्लस्टर में ये हो गया, एक क्लस्टर में ये दूर वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों पास दिख रहे हैं तो एक क्लस्टर में हो गए, ये एक अलग हो गया। स्मॉलर क्लस्टर्स वेर फॉर्म। अब हमने देखा कि उनके सेंट्रोइड आपस में सिमिलर दिख रहे हैं, तो व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू मर्ज देम? सी द फिगर B। तो वी हैव स्टार्टेड मर्जिंग देम। अब आपने देखा कि एक क्लस्टर फॉर्म हो गया इधर
फर्स्ट हाफ जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको करने से तो वो एक ग्रुप में आते हुए दिख रहे हैं और दूसरे वाले ग्रुप में आपको एक ओवल शेप दिख रहा है, इसमें दूसरे आते दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ये देखा कि ओके, हम देखें तो जो दूसरे वाले ग्रुप में हमको 1 2 3 4 क्लस्टर्स दिख रहे हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, तो आपने उनको मर्ज करके एक क्लस्टर इंडिकेट कर दिया। इधर वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 आर देयर, 3 3 6 एंड 7, पहले वाले में 7 आ गए। अब आप ये देखिए जो डॉटेड पॉइंट्स बाहर रह गए हैं 1 2 3 4, दे आर 4 इन नंबर्स, वो ग्रो ही नहीं किए। इट मींस उनके पास कोई भी ग्रो नहीं होने का मतलब ये है कि कोई उनके पास आया ही नहीं, ना वो किसी में शिफ्ट हो पाए। इसका मतलब ये है कि दे विल बी ट्रीटेड एज आउटलायर। तो अब आपको फाइनली अगर आप देखें तो गुड क्वालिटी क्लस्टर यूजिंग योर algorithm, you have got how many clusters here? 2. So you have got here 2 clusters. Okay, so 2 clusters you have got here. You see that it's 2. That's why. So 2 is the final number of clusters that we have found here. Okay, so this is how it goes on. This shrinking process फिर से explain किया गया है, आप देख सकते हैं इसको। इस तरीके से ये श्रिंक होता है, आपस में छोटे छोटे क्लस्टर्स बनेंगे, सिमिलर क्लस्टर्स विल बी मर्ज टुगेदर, जो आपस में और बेटर रहेंगे, दे विल बी फाइन एंड द फाइनल क्लस्टर विल बी। ओके, चैमेलियन हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। नाउ आई वेलकम योर क्वेरीज इफ एनी, सो गिव योर क्वेरीज, एनी क्वेरीज रिमेनिंग, so please give your queries and provide me your attendance. Okay, in the chat box. I'm waiting. So if any query, please ask. And if no query, it's fine. Provide your attendance. So I'm waiting. If you have any query, you can ask. So this was the whole idea behind this agglomerative and divisive approach. If everyone has given the attendance, then I shall close the window. Those who have provided the attendance, they may leave the meeting.